नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सम्मुख। सर्वप्रथम अपेक्षा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप तमाम भारतवासी जो विगत कुछ दिनों में 3 महत्वपूर्ण पर्व ईस्टर मंडे, होली, शब बारात हर्षोल्लास के साथ आप लोगों ने मनाया होगा। तो सर्वप्रथम भारतीय पर्वों के सापेक्ष आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका पर्व मंगलमयी तरीके से गुजरा हो। अब पर्व के बाद पुनः हम इकट्ठे हुए हैं चीज़ों को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। चूँकि अगर पर्व भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जान है तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि दूसरा जो मूल कर्तव्य है वह है विद्याधन। हम लोगों को पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रखनी है। इस कड़ी में एक अल्प विराम के बाद पुनः मैं आपके सम्मुख इकट्ठा हुआ हूँ। आप मेरे साथ हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और आज उस कड़ी में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के स्वर्णिम इतिहास की। जी हाँ, मैं और किसी विषय पर नहीं बल्कि आज इकट्ठा हुआ हूँ मौर्य वंश। आज जो मैं मूल तौर पे इकट्ठा हुआ हूँ वह मौर्य वंश के इतिहास पर। अब चूंकि छोटे छोटे वीडियोस तो काफ़ी बने हैं, अब मैं धीरे धीरे डिस्क्रिप्शन वाइज वीडियोस को लंबा करूँगा। क्यों? कारण स्पष्ट है। मैं अब हर टॉपिक पर चाहूँगा कि जीरो से लेके और शिखर तक की जानकारी आपको दूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब जो है एक वीडियोस में एक टॉपिक कवर नहीं होगा, यह 2-3 वीडियोस में जाएगा। उस कड़ी में आज हम मौर्य वंश की स्थापना एवं उनके प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, आज मूलतः जो हम चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुए हैं। आज का जो सेशन है वह पूर्णतः समर्पित है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखो, एक चीज समझ लो, जीके जीएस बोर करने वाली चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उबाऊ है। हम लोगों को क्रमवार समझना है, हर टॉपिक को क्रमवार समझने की आवश्यकता है। और इसी कड़ी में चूंकि जो भी व्यक्ति इतिहास के क्षेत्र से संबंध रखते होंगे उनके लिए सामान्यतः एक बर्निंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में मौर्य वंश काउंट होता होगा। और इसीलिए आज मैंने मौर्य वंश की शुरुआत की है। कालांतर में आगे चलकर हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का क्रमवार अध्ययन करेंगे, ताकि जो मेरे वीडियोस यूट्यूब में रहते हैं तो आप क्रमवार तरीके से उसको पढ़ के समझ सकें। लेकिन चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम था जो आज भी इतिहास पढ़ने वाले एक छोटे बच्चे को भी पता होता है। न जाने कितने सीरियल्स बने, न जाने कितने मूवीज़ बने मौर्य इतिहास को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित। इसलिए मैंने आज के सेशन को चंद्रगुप्त मौर्य पर रखा। वस्तुतः एक आप लोग जब परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो सामान्यतः बंधु एक पूंजीपति का पुत्र अगर आईएएस और आईपीएस में चयनित होता तो कभी भी मध्यम वर्गीय बच्चों को मौका नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? हम सफलता अपने लगन के बल पर हासिल करते हैं, अपनी निष्ठा के बल पर हासिल करते हैं। तो जो पढ़ने की ललक एक आम बच्चे में होती है ना, वो अति धनवान के बच्चे में सामान्यता नहीं होती है। चूंकि हम लोगों को पता होता है कि पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं, जिससे कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक नया भविष्य दे सकते हैं। तो आप लोग भी बेहद ही संजीदगी से, बेहद ही एकाग्रता से मेरे लेसन्स को सुनेंगे ताकि आपको समझ में आए। आज हम इकट्ठा हुए हैं मौर्यकालीन स्थापना के विषय में चर्चा करने के लिए। और मौर्यकालीन जो मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना की बात होती है तो अर्थात आज हम इकट्ठे हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के विषय में सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है
कि भाई अगर किसी चीज की स्थापना हुई तो सबसे पहला आवश्यक चीज क्या होता है भैया, उसके संस्थापक के विषय में जानना कि उसके संस्थापक कौन थे, कब जन्म लिए, कब मरे, किनसे उनका संबंध था, आदि आदि। तो उस कड़ी में आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में समझेंगे। सो टुडेज लेसन इज कंप्लीटली डेडिकेटेड ऑन चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, जो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे। तो सबसे पहली बात, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 बीसी में हुआ था। बीसी का अर्थ क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। 340 बीसी में इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। एक व्यक्ति, एक बच्चा जिसके विषय में किसी को अंदाज नहीं था कि यह आने वाले समय में हमारे भारत का इतिहास लिखने वाला है, उस बच्चे का जन्म 340 बीसी में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम मूरा था। देखिए मैं इस तरह से बना रहा हूं जो कि मौर्य वंश से थी, जो कि मौर्य वंश से थी। आपको इस तरह से मैं क्रमवार चार्ट इसलिए बनाता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, वो चीजें रहनी चाहिए। उनकी मां का नाम मूरा था जो कि मौर्य वंश से थी। और यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जहां ऐसा माना जाता है कि भारत में आज भी पितृ प्रधान देश है, पिता पर आधारित है, पुरुष प्रधान देश है। महिलाओं की अभिव्यक्ति, आज़ादी, समानता की बातें होती हैं, लेकिन जो प्राचीन काल से चला आ रहा है तो ऐसी मान्यता दी जाती है, जबकि मेरे हिसाब से बराबरी का होना चाहिए कि इन्होंने अपने माँ के कुल को अपनाया। और यही मौर्य का ही अपभ्रंशित मतलब बदला हुआ नाम होता है। क्या होता है, मौर्य। मौर्य का बदला हुआ नाम क्या हो जाता है, मौर्य। और इसी वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अब सवाल है कि सर 340 बीसी में एक बच्चे का जन्म होता है, माँ का नाम मूरा था जो कि मौर्य कुल की थी, जिसके नाम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश का नाम मौर्य वंश रखा। अब हम उनके अतीत के विषय में जानते हैं। तो घटना बेहद ही रोमांचक है और घटना बेहद ही ध्यान से सुनने योग्य है। एक्चुअली जिस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त, उस वक्त मौर्य तो था नहीं, चंद्रगुप्त पल रहा था, जन्म ले चुका था, ऐसा माना जाता है। कई जगह अभिलेखों में कुछ विरोधाभास भी पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस वक्त, उसी काल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर विश्व विजयी का सपना लेके भारत के तरफ बढ़ते हैं। भारत के तरफ बढ़ते नहीं हैं, वो जीतते हुए भारत की तरफ पहुंचते हैं। और सिकंदर के आक्रमण, और या कहें सिकंदर को हराने के लिए, उस वक्त उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण वंश था जिसका नाम था, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था मगध। मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य था जिस पर नंद वंश का शासन था। जिस पे किसका शासन था, नंद वंश का शासन था। और उस वक्त नंद वंश के तहत राजा धनानंद मगध पर शासन कर रहे थे। तो सिकंदर को पराजित करने के लिए एक, जिसके बारे में अभिलेखों में कहा जाता है कि वह जैनी थे, कुछ बातें मैं आपको ज्ञानप्रद दूंगा सॉरी। चाणक्य के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो जैन धर्मावलंबी थे। एक प्रकार से कहा जाए कि ब्राह्मण थे, लेकिन जो जैन धर्म को मानते थे। तो चाणक्य जो है वो नंद के दरबार में पहुंचते हैं और धनानंद से सिकंदर के विरुद्ध लड़ने के लिए, सिकंदर से युद्ध करने के लिए वो उसको प्रेरित करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, अपमान। परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, अपमान मिलता है। धनानंद चाणक्य को इस बात का एहसास कराता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम पूजा कराना है, धार्मिक कार्य कराना है, तुम्हें राजकाज में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। नतीजन क्या होता है कि धनानंद की यह बातें चाणक्य को चुभती हैं। धनानंद की यह बातें चाणक्य को चुभती हैं और चाणक्य अपमानित होने के बाद
मगध नंदवंश के दरबार से वापस चला जाता है। और यहीं से चाणक्य के मन में एक आग जलती है, एक आग उत्पन्न होती है कि मुझे एक ऐसे बालक को तैयार करना है जो कालांतर में सर्वशक्तिमान हो और वह इस नंदवंश का विनाश कर सके, नंदवंश पर विजय पा सके। और इस प्रक्रिया के तहत ही उसके खोज में रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक खेल रहे बालक से। एक बालक, एक छोटा बालक जो खेल रहा होता है, उससे उसकी मुलाकात होती है। उसको देखकर न जाने क्यों चाणक्य प्रभावित हो जाता है और वह उसके अभिभावक को कुछ मुद्राएं देकर, आप ध्यान से सुनिएगा, वह उसके अभिभावक को कुछ मुद्राएं देकर उस बालक को खरीद लेता है। और यहीं से चाणक्य का कार्य शुरू होता है। और यही वह पल होता है जब मौर्य वंश का इतिहास बनना शुरू हो जाता है। पता नहीं भविष्य क्या होता, लेकिन इतिहास बनना शुरू हो जाता है। वह उस बालक को लेकर तक्षशिला चला जाता है। चूंकि अगर आप चाणक्य की नीति पढ़ेंगे तो चाणक्य की नीति में यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट है कि एक राजा के लिए धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्ञान, इन सभी चीजों का होना जरूरी है। दर्शन का, दर्शन शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, धर्मशास्त्र का, इन सभी चीजों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। और वह इन्हीं चीजों की पूर्ति के लिए उसका दाखिला कहाँ करवा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य का दाखिला हो जाता है तक्षशिला में। कहाँ हो जाता है? तक्षशिला में। तक्षशिला में इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, युद्ध कला, संचालन की कला, नेतृत्व की कला, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, तमाम प्रकार के विद्याओं का उसको विद्याओं की प्राप्ति होती है। वस्तुतः चाणक्य भी एक चीज से प्रभावित था, एक बात से प्रभावित था। सामान्यतः आप भारतवंशी हैं, भारतवासी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग सभी लोग जो है ना, कितना भी पढ़ते हैं लेकिन भाग्य को मानते हैं। वो आज भी है कि हाथ की रेखाएं होती है, भाग्य होता है, ऐसी अवधारणा है और सामान्यतः लोग मानते हैं। अभी भी हम पूर्णतः पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम नहीं हो सके। तो जो पुरानी कुछ परंपराएं और प्रथाएं चली आ रही हैं, हम लोग उसका पालन करते हैं। उसी प्रकार से चाणक्य के विषय में भी उसके जन्म के समय ही ऐसा कहा गया था। ऐसा कहीं कहीं अभिलेखों में उद्धृत मिलता है कि ऐसा कहा गया था कि आगे चलकर यह ब्राह्मण किसी बालक को सम्राट बनाने में सक्षम होगा। चाणक्य छोटा था, बातें हल्की फुल्की थी, लेकिन भविष्य गर्भ में था। क्या पता था कि चाणक्य उस रास्ते पर चल चुका है और वह चंद्रगुप्त को अपने अनुसार निपुण बनाने में लग जाता है। चंद्रगुप्त के विषय में ऐसा भी कहीं कहीं चर्चा है, चंद्रगुप्त के विषय में ऐसा भी कहीं कहीं चर्चा है कि मिथ्या आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त वाकई में विशिष्ट प्रकार का बालक था, क्योंकि एक बार उनके पत्रों में पढ़ने पर जानकारी मिलती है कि एक बार शेर उसके पास आता है और उसको सूंघता है और चला जाता है। यह इस बात का द्योतक था कि वह भाग्यशाली था, भाग्य उसके साथ था। चाणक्य एक तरफ चंद्रगुप्त को सुदृढ़ बनाने की, योग्य बनाने की शिक्षा दे रहा था और दूसरे तरफ चाणक्य समस्त भारत में जासूसों की फौज खड़ी कर रहा था, जिसका चाणक्य कालांतर में उपयोग करता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और वह कहाँ पहुंचते हैं? तक्षशिला से पाटलिपुत्रा। कहाँ पहुंचते हैं? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा वही जिसे आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्रा पहुंचते हैं। इस दौरान चाणक्य कई जगहों पर, भारत के, उत्तर भारत के कई भूभागों पर अपनी सेना खड़ा करने में कामयाब हो जाता है, जो आगे चल के चंद्रगुप्त की मदद करने में सहायक सिद्ध होते हैं। चाणक्य अपने अतीत के हुए अपमान को नहीं भूलता है और वह इसके लिए जब चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो वह जो है युद्ध की नीति शुरू करता है, जिसके तहत
वह सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, आप इस चीज को गौर से समझिएगा, चंद्रगुप्त जो थे वो सबसे पहले पंजाब पर विजय प्राप्त करते हैं। पंजाब पर क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले वो पंजाब को जीतते हैं। पंजाब को जीतने के उपरांत वह धीरे धीरे पाटलिपुत्र के तरफ बढ़ता है, जहां नंदवंश का शासन होता है। आप एक चीज को समझिए, अगर मगध का साम्राज्य यह था, अगर मगध का साम्राज्य यह था, तो चाणक्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध के चारों तरफ के जो विशिष्ट जनपद थे, जो विशिष्ट भूभाग थे, जो विशिष्ट राज्य थे, उनको जीतने का कार्य करता है। चंद्रगुप्त मगध में प्रवेश के पूर्व मगध के सीमा से सटे हुए बाहरी राज्यों को जीतने का कार्य करता है, और जब वह बाहरी राज्यों को जीत लेता है तब वह मगध पर प्रवेश करता है। तब वह कहां प्रवेश करता है? और मगध पर प्रवेश करता है। चाणक्य का वर्षों पहले हुआ अपमान का बदला पूरा होता है जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर विजय प्राप्त करता है। मगध पे क्या करता है? विजय प्राप्त करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराने में कामयाब हो जाता है। आप चंद्रगुप्त मौर्य की उदारता को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मगध पर जीत के बाद वह धनानंद को, ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि रथ पर आवश्यक सामानों के साथ बाहर जाने की अनुमति दे देता है। अर्थात वह युद्ध जीतने के उपरांत उसकी हत्या नहीं करता है, अपितु उसे राज्य से बाहर निकाल देता है। कहीं कहीं ऐसा भी अभिलेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उसकी पुत्री धनानंद की पुत्री से विवाह भी करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, उसका अभियान बढ़ता जाता है। वस्तुतः एक चीज समझ लो, चंद्रगुप्त मौर्य अगर कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई शिक्षक या कोई मोटिवेटर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में समझना बिल्कुल बेमानी हो जाता है अगर आप चाणक्य के विषय में नहीं समझते। क्यों? चूंकि चाणक्य ही उनकी नीतियों को तैयार करता था जिसका चंद्रगुप्त मौर्य पालन करते थे। वस्तुतः सामान्य शब्दों में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के अभिभावक होते हैं, वह दिशा निर्देशित करने का काम करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जब विजय अभियान को शुरू कर चुका होता है और वह छोटे छोटे भूभाग को जीतता रहता है, इसी दौरान सिकंदर की वापसी के बाद सेल्यूकस से उसकी भिड़ंत होती है, और चंद्रगुप्त मौर्य की अथाह शक्ति के बल पर सेल्यूकस को उसे, आप अगर भारत के नक्शे को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो एक चीज समझ लीजिए, नॉर्थ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में, आज का दक्षिण पश्चिम, उसमें से सेल्यूकस से इसको बलूचिस्तान, जो आप नाम जानते होंगे, कांधार, गांधार, कंधार, यह जो राज्य थे बलूचिस्तान, गंधार और कंधार, यह राज्य इसको संधि के तहत प्राप्त होता है। सेल्यूकस उसे यह राज्य दे देता है, और यह राज्य किसके अधीन आ जाता है? मौर्य वंश के अधीन आ जाता है। यह राज्य किसके अधीन आ जाता है? मौर्य वंश के अधीन आ जाता है। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, और इस संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी, 500 एलिफेंट्स, 500 हाथी किसको देते हैं? सेल्यूकस को देते हैं। 500 हाथी किसको देते हैं? सेल्यूकस को देते हैं। और यही हाथी सेल्यूकस के लिए ईपस की लड़ाई, एक लड़ाई होती है ईपस की लड़ाई, उसमें उसके विजय में प्रमुख भूमिका निभाता है। और एकमात्र संधि के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को उत्तर पश्चिम का बड़ा भूभाग बलूचिस्तान, गांधार, कंधार के रूप में प्राप्त हो जाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य अपने संपूर्ण जीवन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने साम्राज्य के विस्तार में लगे रहते हैं और इसी का नतीजा होता है कि उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना के दौरान ही एक बहुत बड़े भूभाग पर, भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर, एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब उस लिहाज से यह आपको जानना बेहद जरूरी है, यह जानना आपको बेहद जरूरी है कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां से कहां तक था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां से कहां तक था। तो आप याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम बलूचिस्तान, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चूंकि यही मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की चौहद्दी है। उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर जो आज कर्नाटक में है। मैसूर के विषय में एक तालमेल बैठाकर आपको यह एहसास दिला देता हूं। आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मैसूर विजय की कोई खास चर्चा कहीं नहीं मिलती है, लेकिन मैसूर भी मौर्य वंश का एक हिस्सा था। इसकी सत्यता इस पर आधारित होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के आखिरी पलों को श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक का ही एक हिस्सा है, वहां गुजारते हैं और वहीं से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दक्षिण में मैसूर, पश्चिम में सौराष्ट्र, पश्चिम में सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब आज का गुजरात, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, इसको जो है ना, मैं आपको अभी एक मैप पर भी एरो पे बनाऊंगा, और पूर्व में बंगाल तक था, पूर्व में बंगाल तक था। आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि अगर इस स्क्रीनशॉट को आप याद रखते हैं तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विषय में बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे। और इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया कि भारत के मैप को इस पर रख लिया, यहां पर बलूचिस्तान तक था उसका, उत्तर में हिंदू कुश पर्वत तक था, हिंदू कुश पर्वत तक था, पूर्व में जो भारत का आज बंगाल का इलाका देख रहे हैं बंगाल तक था, दक्षिण में कर्नाटक तक था और पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। आप देख सकते हैं कि मात्र इस नक्शे के बल पे आप कितनी आसानी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को याद रख सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं। और इसी नक्शा के, इसी मानचित्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उन शासकों की सूची में सर्वोच्च स्थान रखते हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना के दौरान ही अपने आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए एक विशाल भूभाग की, एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास बेहद ही गौरवान्वित करने वाला था, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक के तौर पर जाने जाते हैं, ऐसे शासक के तौर पर जाने जाते हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि वह जैन धर्म के, चूंकि आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्मावलंबी थे, तो वह जैन धर्म के अंतिम मुकुटधारी मुनि थे। अंतिम मुकुटधारी मुनि का मतलब कि वह जैन धर्म को मानने वाले वैसे आखिरी राजा थे जिन्होंने राज करते हुए ही अपने आखिरी पलों में जैन धर्म को स्वीकार किया। और इसी कारण यह ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से बहुत ही विशिष्ट होता है कि जैन धर्म के अंतिम मुकुटधारी मुनि, मतलब अब चूंकि जैन धर्म जो है दो शाखाओं में है, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दिगंबर मुनि की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जैन धर्म की दिगंबर शाखा की, कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का अंतिम मुकुटधारी मुनि दिगंबर का कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आप इस तरह से अगर तरीके से पढ़ेंगे तो मौर्य वंश के इतिहास को समझने में अच्छा लगेगा। आने वाले समयों में मैं क्रमवार, अब चूंकि
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश में अगर किसी की सर्वाधिक चर्चा होगी तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, सम्राट अशोक होंगे। लेकिन सम्राट अशोक की चर्चा के बाद मैं क्रमवार बताऊंगा कि मौर्य जो साम्राज्य था उसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हुए और उनका शासनकाल कब से कब तक था। आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।